सुप्रभात सभी को। आज का विषय है सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध जंग। वर्ष 1907 में जब लियो एच बैकलैंड ने सर्वप्रथम प्लास्टिक की खोज की थी, तब इसे महान आविष्कार मानते हुए मानव जाति के लिए वरदान बताया गया था। लेकिन कालांतर में यह अभिशाप सिद्ध हुआ। मानव द्वारा इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरणीय प्रदूषण को तो बढ़ाता ही है, साथ ही सभी जीव जंतुओं के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। प्लास्टिक प्रदूषण आज एक वैश्विक समस्या बन गया है। आज प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके कारण पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण आज मानव समाज को प्लास्टिक के विरुद्ध जंग लड़ने की आवश्यकता है। इसी क्रम में भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को, जो कि गांधी जयंती भी था, को सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। इसे देश भर में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के अंतर्गत 3 चरणों में चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे को जगह जगह एकत्र किया जाएगा और इसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक प्लास्टिक के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का है। सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या? सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जिसका उपयोग हम केवल एक बार करते हैं। एक बार इस्तेमाल कर फेंक दी जाने वाली प्लास्टिक ही सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाता है। इसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ, प्याले, प्लेट, छोटी बोतलें, स्ट्रॉ और कुछ पाउच आदि सिंगल यूज प्लास्टिक के उदाहरण हैं। एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्व में करीब 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का 5वां स्थान है। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन को पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक संक्रमणकारी रोगों के प्रसार को भी रोकते हैं, जैसे सिरिंज, एप्लीकेटर, ड्रग टेस्ट, बैंडेज आदि को अक्सर डिस्पोजेबल बनाया जाता है, किंतु इससे अधिक ये दुष्प्रभावी साबित होते हैं। अतः खाद्य अपशिष्टों के खिलाफ लड़ाई में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है, जो भोजन और पानी को काफ़ी समय तक ताज़ा रखते हैं और संदूषण की क्षमता को कम करते हैं। यद्यपि कुछ एकल उपयोग उत्पादों का निपटान चुनौतीपूर्ण होता है, जैसे कि पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और सामान्यतः ये लैंडफिल में चले जाते हैं। यहाँ ये भूमि एवं जल में प्रवेश करते हैं। विघटन की प्रक्रिया में यह जहरीले रसायनों को निष्कासित करते हैं, जो हमारे भोजन और पानी की आपूर्ति में अपना स्थान बना लेते हैं, जो कि प्राणघातक होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन और मुंबई में 408 टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है, जिससे भूमि एवं समुद्र दोनों दुष्प्रभावी होते हैं तथा इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके अन्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। प्लास्टिक की थैलियों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, जिसके कारण इन्हें खाने से प्रतिवर्ष तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पशु पक्षी मर जाते हैं। समुद्र की स्थिति और भी भयावह है।
क्योंकि समुद्र में प्लास्टिक कचरे के रूप में असंख्य टुकड़े तैरते रहते हैं, जो अधिक समय बीत जाने के बाद माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील हो जाते हैं, जो जलीय जीवों पर प्रभाव डालते हैं। यही नहीं, प्लास्टिक के बर्तन में खाने और बोतलों में पानी पीने के से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो रही है। प्लास्टिक मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी खत्म करता है, क्योंकि जलने से यहाँ जहरीली गैस निकलती है, वहीं यह मिट्टी में पहुंचकर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक के नष्ट होने से में 500 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। विश्व में प्रत्येक वर्ष 80 से 120 अरब का प्लास्टिक बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से उद्योगों पर रिसाइकिल कर पुनः प्लास्टिक तैयार करने का दबाव ज़्यादा होता है। फलतः यह मानव तथा पशुओं को प्रभावित करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से निपटने हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लाया गया है। इस नियम में यह प्रावधान है कि ऐसी कंपनियां जो अपने पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग करती हैं, उन्हें ही इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इसके लिए कंपनियों को एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान अर्थात EPR के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई कंपनी EPR के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो उस पर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और NGT एक्ट 2010 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। EPR प्रावधानों के अंतर्गत कंपनियों को एक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम तैयार करने का प्रावधान है, ताकि प्लास्टिक का प्रयोग होने के बाद उसका सही प्रबंधन किया जा सके। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन PWM नियम 2016 की अधिसूचना जारी करने और 2 वर्ष बाद किए गए संशोधन के बावजूद अधिकांश शहर और कस्बे इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। वर्ष 2018 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम में संशोधन किया गया, जिसके तहत उत्पादकों को राज्यों के शहरी विकास विभागों के साथ साझेदारी में कचरे की रिकवरी के लिए 6 माह की समय सीमा निर्धारित की गई, किंतु इस योजना में भी काफ़ी कम प्रगति हुई। उचित औद्योगिक प्रक्रिया के उद्देश्य से पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्लास्टिक को संख्यात्मक रूप में, जैसे PET के लिए 1, निम्न घनत्व वाले पॉलीएथिलीन के लिए 4, पॉलीप्रोपिलीन के लिए 5 आदि भी चिन्हित नहीं किया गया। गौरतलब है कि पुनर्चक्रण गैर पुनर्चक्रण की मात्रा को कम करता है, इसलिए सीमेंट भट्ठों में यह प्रसंस्करण प्लाज्मा पाइरोलाइसिस या भूमि भराव जैसे तरीके अपनाकर किया जाना चाहिए। वर्ष 2019 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने 52 कंपनियों को नोटिस जारी कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करने को कहा। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारें भी इस मुहिम में योगदान दे रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगा दी है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास प्लास्टिक कचरे की समस्या को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं।
इसी क्रम में यूरोपीय संघ ने वर्ष 2021 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। साथ ही कचरे के निस्तारण से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे बेसल कन्वेंशन आदि को लागू किया गया है। हाल ही में यूरोपीय संसद ने समुद्र तटों को प्रदूषित करने वाले महासागरों और समुद्रों में उपस्थित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरों जैसे कटलरी, स्ट्रॉ, कपास की कलियां आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार ने G20 समिट के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों को केरुजावा में एक सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसमें समुद्री प्लास्टिक कचरे को निपटाने हेतु आपसी सहमति बनी। ध्यातव्य है कि मई 2018 में यूरोपीय संघ द्वारा समुद्री जीवन की रक्षा में मदद करने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाया गया था। यूरोपीय संघ का मानना है कि प्लास्टिक कचरा निर्विवाद रूप से एक बड़ा मुद्दा है और इस समस्या से निपटने के लिए यूरोपीय लोगों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। चीन का वाणिज्यिक केंद्र शंघाई खान-पान सेवाओं में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को धीरे धीरे प्रतिबंधित कर रहा है, जबकि द्वीपीय प्रांत हैनान ने वर्ष 2025 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को पूर्णतया समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विश्व में कई ऐसे देश या राज्य हैं जहां वन टाइम यूज प्लास्टिक को लेकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक के नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव: प्लास्टिक कचरे के खिलाफ आंदोलन में मल्टी लेयर पैकेजिंग, ब्रेड बैग, फूड रैप और प्रोटेक्टिव पैकेजिंग जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग में कमी को प्राथमिकता देने के साथ प्लेटों, कटलरी और कपों के लिए प्रमाणित जैव निम्नीकृत पदार्थों के विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यातव्य है कि भारत में पैकेजिंग बाजार वर्ष 2015 के $31 बिलियन की तुलना में बढ़कर वर्ष 2020 तक $72.6 बिलियन पहुंचने का अनुमान है। अतः उत्पादकों पर सभी प्रकार के प्लास्टिक के संग्रह, पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण को कारगर बनाने के लिए दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में ई-कॉमर्स की बढ़ती खरीदारी के साथ प्लास्टिक का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। इन कंपनियों को प्लास्टिक पैकेजिंग पर वापस कटौती करने की आवश्यकता है, जो कि भारत की वार्षिक प्लास्टिक खपत का 40% तक पहुंच गई है। इस संबंध में अमेजन इंक का जून 2020 तक अपनी पैकेजिंग में सभी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को बदलने के लिए पेपर कुशन के साथ एक स्वागत योग्य कदम है। भारत में मजबूत परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों की अनुपस्थिति में उत्पादकों द्वारा किए गए दावों को सत्यापित करने के लिए नकली बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। अतः इसके लिए ऐसी प्रयोगशालाओं और एजेंसियों की तत्काल ज़रूरत है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम 2016 की अधिसूचना और 2 वर्ष बाद किए गए संशोधन के बावजूद अधिकांश शहर और कस्बे नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। अतः नियमों को सख्ती से लागू करने के प्रावधानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।
इसका निष्कर्ष यह है कि प्लास्टिक का प्रयोग हम रोज़मर्रा के कामों में करते आए हैं। प्लास्टिक के अंधाधुंध प्रयोग से आज पर्यावरण खतरे में है। संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें केवल 9% ही रिसाइकिल होता है। 12% जला दिया जाता है, जो हमारी हवा को जहरीला बनाता है, जबकि 79% प्लास्टिक कचरा इधर उधर बिखर कर हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। इसका बुरा प्रभाव समुद्री जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। यदि इस प्लास्टिक का सही ढंग से निपटारा नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक हमारे आसपास अरबों टन प्लास्टिक कचरा जमा हो जाएगा। अतः हमें अपनी भौतिक प्रवृत्ति में बदलाव के साथ बुनियादी कदम उठाने की आवश्यकता है। तभी समुद्री जीवों के साथ साथ विश्व के प्रत्येक जीव जंतु के साथ हमारा सह अस्तित्व बना रह सकता है। धन्यवाद।